आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 40वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम पिछले साल के प्रश्नों को कवर करते हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। देखिए, आपको पता है कि कई सारी चीज़ें जैसे कि संसद वाला या फिर प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये कई चीज़ें हमने कई जगह से लिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है। देखिए, जब संविधान बना तो 3 सूचियाँ बनी थी, हालांकि आज भी 3 ही सूचियाँ हैं। एक है राज्य के लिए, इनमें जो जो मुद्दे रखे गए हैं उस पर कानून केवल और केवल राज्य बनाएगा। एक है केंद्र के लिए, इस पे जो मुद्दे रखे गए हैं इसमें कानून केवल केंद्र बनाएगी। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। अगर मान लीजिए उस मुद्दे पर केंद्र का कोई कानून नहीं है तो राज्य चाहे तो कानून बना सकता है, लेकिन अगर उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बना दे तो क्या होगा, केंद्र वाला कानून माना जाएगा, राज्य वाला कानून नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था 2011 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। ये लिया गया है आयरलैंड से। जैसे हमारे यहाँ अगर आप आयरलैंड वाली सिस्टम को देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में एक राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा विधायक, ये तीनों मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, क्यों हम कहते हैं कि ये संसदीय सिस्टम है। देखिए, ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो मंत्री परिषद होते हैं ये लोकसभा में उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई मंत्री है तो उसको लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना होगा, मतलब कि लोकसभा के कोई भी मेंबर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये हमने जो संसदीय वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है लंदन से। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। संघीय, इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है आपको बताना है। देखिए, कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बस एक जगह संघ कहा गया है। कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन प्रस्तावना में आप देखते हैं तो लिखा है संघ के बारे में, लेकिन संघीय नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कई सारी विशेषताएं हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन नहीं है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, मतलब सरकार एक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकती है। यहाँ की सरकार को जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, तो इसके लिए 3 ऑप्शन सही होगा। एसएससी 10+2 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान कैसा है बताइए। देखिए, भारतीय संविधान कुछ हद तक संघीय है और कुछ हद तक अर्ध संघीय है। अर्ध संघीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे राज्य में भी अलग सीएम होता है, ये दूसरे पार्टी का हो सकता है, इसका फैसला अलग हो सकता है। और संघीय इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये ज़्यादा पावरफुल होती है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। देखिए, आर्टिकल 1 के 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया था। अगला है कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय आपने बहुत सुना होगा, सामाजिक न्याय मिले, सबको सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे उसका लिंग कोई हो, रंग कोई हो, नस्ल कोई हो या फिर जाति क्यों ना कोई हो,
तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। कांस्टेबल जीडी 2013 में पूछा गया था। अगला है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है कि जो लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र के आदर्श, इसको हम कहाँ देख सकते हैं। ये दिखता है आपको प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, यहाँ पे जो भी पावर है सीधे जनता में है, जनता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे हम लोकतंत्र के आदर्शों को देखते हैं। अगला है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष किसको कहेंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि उसके लिए कोई धर्म नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके आधार पे अगर भेदभाव नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा और किसी भी धर्म के हिसाब से वो किसी को बांटेगा नहीं। अगला है कि विधि का शासन, इसकी संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली से की गई है। विधि की संकल्पना हमने कहाँ से ली, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। द रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का शासन, और कानून का शासन मतलब कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ये वाला सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से। सीजीएल टायर 1 री एग्जाम 13 और 14। अगला है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। आधारित लोकतंत्र की बात की गई है, बताइए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे शक्तियाँ हस्तांतरित की जाए, उनका विकेंद्रीकरण भी हो और वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम भी काम करे। यानी कि ये तीनों सही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टियाँ है। ये किस मामले में कहा गया था, ये आपको बताना है। ये था मामला एसआर बॉम्बई। एसआर बॉम्बई जो कि 1994 में मामला आया था। इसमें एक न्यायमूर्ति थे सावंत और एक कुलदीप सिंह। इन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये भारतीय मूल की दो विशेषताएं हैं। तो यह है एसआर बॉम्बई मामला, 1994 में इसका फैसला आया था, 2014 में पूछा गया है। अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि मतलब वयस्क मताधिकार है, सबको मत देने का अधिकार है, और इससे ये पता चलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एसएससी CHSL 10+2 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि एक तंत्र का क्या मतलब है। राजतंत्र तो आप जानते हैं, एक तंत्र मतलब क्या है। एक तंत्र मतलब कि एक व्यक्ति का राज्य, और जब एक व्यक्ति का राज्य होगा तो हो सकता है कि वो निरंकुश हो, और जब वो निरंकुश हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक तंत्र। राजा के द्वारा राजतंत्र होता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। CGL टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। संवैधानिक राजसी का मतलब क्या है। संवैधानिक राजसी, देखिए ये ब्रिटेन में होता है कि संविधान के जो शक्ति मिली है उसके अनुसार राजा के शक्तियों का प्रयोग, तो वहाँ पे राजा आज भी होता है। तो राजसी मतलब कि राजा, और संवैधानिक मतलब कि संविधान को मानने वाला राजा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। CGL टायर 1 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या मतलब है इसका। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, देखिए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब ये है कि सरकार की सत्ता जनता के द्वारा स्थापित की जाएगी, जो कि पूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत है। तो इसके लिए होगा जनता का प्रभुत्व। CGL टायर 1 2015। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़े और आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो ज़रूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। वीडियो ख़त्म होते होते आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगला है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, बताइए। कुछ लोग शासन करेंगे लेकिन अधिक लोगों पर, और इसको कहते हैं अल्पतंत्र। अल्पतंत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2015 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। अगेन वही क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। मतलब जो हमारे यहाँ संसद दिखता है आपको, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये हमने लिया कहाँ से है। प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए, पहले लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। ये लिया है हमने ब्रिटेन से। एसएससी CHSL 10+2 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, बताइए तुरंत। इसके लिए जरूरी है व्यक्तिगत अधिकार के प्रति सम्मान, मतलब कि सबको अपना अधिकार मिले और उस सम्मान के साथ मिले। जब ये मिलेगा तभी लोकतांत्रिक संस्था काम कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। अगला है कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को, संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। भारत से उधार, यह है दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस ASI में पूछा गया था 2016 में। अगला है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान को प्राप्त किया है। जैसे हमारे यहाँ लिखित संविधान है, लेकिन हमने ये सिस्टम कहाँ से लिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो लिखित संविधान वाला हमने लिया है USA से, मतलब कि अमेरिका से। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा आपको एक ही शब्द में मिलेगा और यह है भाईचारा। CPO-SI 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है। बंधुता, देखिए सारे हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी सही उत्तर आपका होगा भाईचारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो विशेषता है ये अर्ध संघीय और संघीय है। शक्ति का पृथक्करण भी होता है और मौलिक अधिकार भी है, यानी कि 3 तो सही हो गया, चौथा ही गलत होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नहीं है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा चौथा। अगला है कि इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। ये क्वेश्चन JEE सिविल में पूछा गया था 2018 में। सेकुलर राज्य के बारे में क्या बताता है। प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है। इसमें आपको न्याय मिलता है, न्याय के बारे में, तो इसको किस रूप में स्वीकारा गया है ये आपको बताना है। राजनीतिक न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय भी और सामाजिक न्याय भी, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। पहला है कि लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरे से अधिक समृद्ध, लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पे देखिएगा कि सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप पहले वाले को देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। लोकतंत्र दूसरे से अधिक समृद्ध बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है, ये सही है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही सही होगा, और ये है केवल सेकंड वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची सीमाओं के भीतर ही काम करती है। कैसी सरकार जो इन सीमाओं के भीतर काम करती है, यह आपसे पूछा गया है। ये होती है लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि जो संविधान बताया गया है आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगला है कि
किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार की सरकार में? तो यह है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार में लोग सरकार को चुनते हैं। अगला है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पे तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पे। अब बताइए कि इनमें से क्या शब्द यहाँ भरा जाएगा? बताइए। यह है संघवाद। यहाँ पे हम 3-4 सेकंड आपको दे रहे हैं ताकि अगर आप अपना उत्तर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपातकाल के बारे में आपने सुना होगा, संविधान में 3 है, तो हमने ये आपात उपबंध कहाँ से लिया है ये आपको बताना है। सबसे पहले ये जर्मनी से लिया गया था और अब हमने संविधान में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, 1935 से, क्योंकि जब संविधान बनाया जा रहा था तो 1935 के कानून में ये ऑलरेडी था, तो इसको हमने ऐड कर लिया। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? देखिए, अगर ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया होता तो सही उत्तर होता आपका 22, लेकिन अगर अब पूछा जा रहा है तो सही उत्तर होगा 25। उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय कुल मिला के 25 भाग है। अगला है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार लोगों को बताना होता है। सारे क्वेश्चन आसान है, एमटीएस में पूछा गया था ये। तो ये है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को पब्लिक को बताना पड़ता है। अगला है कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमारे यहाँ द्विसदन वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ये पूछा जा सकता था कि हमने संसद वाला सिस्टम कहाँ से लिया है, तो ये सब हमने लिया है कहाँ से? यूके यानी कि ब्रिटेन से। ये 2019 में पूछा गया था जीडी में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान में लिया गया है कहाँ से? देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि जिन शक्तियों के बारे में, जिन शक्तियों को किसी को पावर नहीं दिया गया है, अगर उस तरह कोई मामला आता है तो ये पावर मिलेगा हमेशा और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये हमने कहाँ बात की है? ये हमने लिया है कनाडा से। कनाडा के संविधान से हमें ये होता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो। सीजीएल टायर 1 2019 में ये पूछा गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस से। फ्रांस से हमने इसको लिया है। फ्रांस से हमने गणराज्य को भी लिया था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये आपको प्रस्तावना में तीनों शब्द मिलते हैं, तो ये हमने फ्रांस से ही वहाँ पे जोड़ा है। अगर पूछ दे कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो संघवाद, मतलब कि अभी आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में केंद्र पावरफुल होगा और सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार के रूप में भी काम कर सकता है, ये हमने कनाडा से लिया है। ब्रिटेन से संसद वाला सिस्टम, जैसे कि संसद, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट, परमादेश, ये सारे हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से ही। अगला है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ये विशेषता है संघीय सरकार की, मतलब कि राज्य और संघ दोनों अलग अलग नागरिकता दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितने बार रिपीट हुआ है। तो ये है संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में हटा लिया गया।
इसको हटाया गया 1978 में और इसके लिए 44वां संविधान संशोधन भी किया गया था। अब हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब है केवल 6, जिसमें से पहला है समता यानी समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात की जाती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये 23 से 24 के बारे में बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में मिलता है। अंतिम जो अधिकार मिलता है यह है संवैधानिक उपचारों का, और यह आता है आर्टिकल 32 में, यानी कि संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है, और यही आपका इस क्वेश्चन के लिए उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है? राजनैतिक, तो राजनैतिक से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। ये भी 2005, 13 एक बार एमटीएस में पूछा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखिए, भाग 1 की बात करें तो इसमें संसद के बारे में बात की गई है। भाग दूसरा है, इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है, और जो भाग तीसरा है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट किया गया है, तो बताइए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ये है 11। आपको जानने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है यूएसएसआर, यानी कि रसिया आप कह सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? 5 सेकंड है आपके पास, तुरंत बताइए। देखिए, आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 21 में कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 21 में जीवित रहने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में किसका अधिकार है? जीवित रहने का। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया था कि मौलिक कर्तव्य है केवल और केवल 6। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देखिए, समता का अधिकार आपको मिलता है 14 से लेकर के 18 में, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसमें अगर समता का अधिकार पूछे तो पूरा 14 से 18 में है। अगर इसमें कोई विकल्प मिलाएंगे तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकार परीक्षा, इस शब्द का वास्तविक मतलब क्या है? देखिए, वैसे तो आप देखेंगे तो यह एक लैटिन शब्द है, और लैटिन शब्द है तो जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ अगर आप हिंदी में निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये तब यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है, लेकिन वो वास्तव में उस लायक है नहीं, तब कोर्ट के पास कोर्ट आर्डर दे सकती है इसी अधिकार के तहत उनसे उनके अधिकार को पूछने के लिए कि बताइए कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 4 मामले हैं जो कि हाई प्रोफाइल मामले हैं पूरे देश के। इनमें से है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये सही होगा क्योंकि 1976 में ये मामला आया था। ये एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मामला था। मौलिक अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? यूएसए, मतलब कि अमेरिका से। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और आप पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब? बाद में बनाया गया, लेकिन कब? ये बना 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, और इसको रखा गया 21 क में। अगला है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कब? ये भी पूछा जाता है। जोड़ा गया 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के
सिफारिश के आधार पे। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, ये 42वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था। अगला है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस भाग में है, ये आपको बताना है किस भाग में है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात की गई है, तो ये है आपके चौथे भाग में। चौथे भाग में है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। हमने इसको आयरलैंड से लिया है और ये राज्य सरकार के पावर को बढ़ाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसका PDF भी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।